नमस्कार, जय हिंद स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पेपर वन की जैसे कि हमने फ्री सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपका पेपर वन पूरा शॉर्ट में कवर किया जाएगा, जिससे आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। तो देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में वीडियो आएगा। इंग्लिश की टाइमिंग है सुबह 8 बजे, हिंदी की टाइमिंग है रात को 8 बजे। तो इसमें आपके 100 में से 90 से ज़्यादा नंबर कवर हो जाएंगे, यानी कि 50 में से 45 क्वेश्चन आपके इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। सो आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो करना है, जिसमें जैसे ही वीडियो आएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे उसका डायरेक्ट लिंक आपको हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे दे देंगे। तो आज ही फॉलो करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में आपको सब्सक्राइब करना है स्टडी भारती यूट्यूब चैनल, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करेंगे लेवल ऑफ लर्निंग ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजामिन एस ब्लूम की थ्योरी इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनकी थ्योरी के बारे में, जो कि देखिए 1956 में आई थी, बाद में 2001 में से रिवाइज किया गया। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया 1956 में जो भी हम चीज़ें सीखते हैं, पहले हमें नॉलेज मिलती है उसके बारे में। तो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको फैक्ट्स सिखाए जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ सिखाई जाती है कि सिर्फ वो रट लेते हैं या उसे याद रखते हैं। उसके बाद फिर वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। नॉलेज के बाद क्या आ गया? कॉम्प्रीहेंशन आ गया, इनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, याद रखना। फिर आ गया एप्लीकेशन, जो चीज़ सीखी है उसे अप्लाई करके देखना कि क्या वो सही है या गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखा दी, उसने समझ ली, बाद में जब उसका एग्ज़ाम हुआ उसने अप्लाई करके देखा कि क्या उसने जो पढ़ा था क्या उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद देखिए एनालिसिस करना। एनालिसिस में क्या करते हैं, हम चीज़ों को तोड़ देते हैं। एनालिसिस में चीज़ों को तोड़ा जाता है, ब्रेक इनटू पार्ट किया जाता है, जिसमें मान लीजिए कि कोई चीज़ सीखी है, तो अगर कोई चीज़ उसमें समझ में नहीं आ रही तो उसे तोड़ा जाता है। तोड़ा कैसे जाता है, मतलब कि मान लीजिए कि ये 10 पैराग्राफ का कोई टॉपिक है। अगर मान लीजिए 2 पैराग्राफ समझ नहीं आते, वो 2 पैराग्राफ को अलग कर देते हैं, उनमें से मीनिंग्स को अलग कर देते हैं कि ताकि उनको समझा जाए। तो उसके बाद क्या सिंथेसिस आती है। सिंथेसिस में नेक्स्ट जो पॉइंट है, सिंथेसिस में चीज़ों को जोड़ा जाता है आपस में कि ताकि कोई नई चीज़ लेके आए। जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक है, समझ नहीं आ रहा, उसमें बहुत टफ जो कुछ वर्ड्स हैं उसको हटा के कुछ ऐसे शब्द लेके आना जो कि आसान है। तो चीज़ों को यहाँ पे जोड़ा जाता है, कुछ ऐसा ऐड किया जाता है जो बुक में था ही नहीं, लेकिन वो उस टॉपिक से रिलेटेड था जो इम्पोर्टेंट था। एवैल्यूएशन में देखिए यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं, समझी है, एनालाइज की है, सिंथेसिस की है, क्रिएट की है, तो उसका एवैल्यूएशन हुआ क्या, उसका मूल्यांकन क्या हुआ कि अभी तक हमने क्या सीखा। तो वो सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला पार्ट है नॉलेज का, सबसे एंड का पार्ट है एवैल्यूएशन का। तो 1956 में ये दिया गया, तो 2001 में इसे क्या किया, रिवाइज किया गया, यानी कि लगभग 45 साल बाद इसे रिवाइज किया गया। तो देखिए चीज़ें वही है, सिर्फ नाम बदला। तो यहाँ पे रिमेंबर आ गया, नॉलेज की जगह आ गया रिमेंबर, कॉम्प्रीहेंशन की जगह आ गया अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन का नाम दे दिया गया अप्लाई, एनालिसिस को नाम दिया गया एनालाइज, सिंथेसिस को नाम दिया गया एवेल्यूएशन। सिंथेसिस को ये देखें, यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को ऊपर नीचे कर दिया। सिंथेसिस को नाम दिया गया क्रिएट का, इसको ऊपर ले गए, एवेल्यूएशन को ले गए नीचे। यहाँ पे देखिए अभी 2001 में क्या किया गया, यहाँ पे बताया गया कि जब हम चीज़ों को सीखते हैं, नॉलेज का नाम बदल के अंडरस्टैंड हुआ ना, नॉलेज का नाम बदल के देखिए रिमेंबर हुआ ना, तो यहाँ पे देखिए चीज़ों को हम याद रखते हैं रिमेंबर। उसके बाद देखिए हम चीज़ों को समझते हैं अंडरस्टैंड, अप्लाई करके देखते हैं, एनालिस करके देखते हैं, जिसमें हम चीज़ों को इनटू पार्ट्स में इनकी तोड़ देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो सबसे ऊपर एवैल्यूएशन था उसको नीचे लेके गए कि अभी तक जो हमने सीखा वो हमने क्या सीखा, उसका मूल्यांकन करना, उसे एवेल्युएट करना। अगर मान लीजिए उसमें कोई कमी है तो बाद में उसे क्रिएट करके देखना कि क्या इसमें हम अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। इसमें क्या था, 1956 में हम चीज़ों को पहले जोड़ते थे, बाद में एवेल्युएट करते थे, लेकिन 2001 में रिवाइज किया गया कि हमने अभी तक जो सीखा है उसे एवेल्युएट करना, अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो फिर नई चीज़ को क्रिएट करना। ठीक है, नए कंसेप्ट को कब क्रिएट करना, जब हमें एवेल्युएट करने के बाद हमें पता चले कि हाँ इसमें ये कमी है। जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमने देख लिया एवेल्यूएशन करके कि हमसे नहीं हो रहा, तो हम उसमें नई चीज़ें ऐड करेंगे और नए टॉपिक को क्रिएट कर देंगे, सारी कमियां उसमें दूर कर देंगे। तो बस यही चीज़ है, इन सभी के नाम बदले हैं और ये 2 पार्ट बदले हैं, सिंथेसिस
को क्रेडिट का नाम देके सबसे ऊपर ले गए, एवेल्यूएशन को नंबर 5 पे ले आए। सो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत लंबी है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ कि ताकि आपका जो भी क्वेश्चन एग्जाम से बनता है वो इसी से कवर हो जाए, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन एग्जाम में कोई आता नहीं है। तो कोग्रेटिव डोमेन की बात करें, यहाँ पे देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी ने 3 चीज़ों के बारे में बताया है, जिसे KSA कहते हैं, यानी कि नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। कॉग्निटिव डोमेन की बात करें यहाँ पे, तो ये करता है फोकस ऑन नॉलेज के ऊपर, यानी कि जो हमारे दिमाग से संबंधित एक्टिविटी है, जो हमारी एक्टिविटी हम अपने दिमाग से करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कैलकुलेट करना, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग से संबंधित हैं वो आती है कॉग्निटिव डोमेन में, क्योंकि ये फोकस करता है नॉलेज के ऊपर। आपको किस चीज़ की कितनी नॉलेज है तो वो आपके दिमाग से संबंधित होती है। सो नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन, फोकस ऑन स्किल, यानी कि जो एक्टिविटी हम अपने शरीर की एक्टिविटी से करते हैं, ठीक है, शरीर के द्वारा हम जो एक्टिविटी करते हैं उसे बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। जैसे डांस सीखना, उसके बाद एक्सरसाइज करना, या बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने हाथ के प्रयोग से करते हैं या हम अपनी बॉडी के यूज़ से करते हैं, वो सारी चीज़ें, एक्सरसाइज हो गया, डांस हो गया, डांस का स्किल सीखा आपने, बॉडी का इस्तेमाल किया, है ना, वो चीज़ें जो हम अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके करते हैं। फैक्टिव डोमेन में आता है फोकस ऑन एटीट्यूड, यानी कि जो हम अपने दिल से चीज़ करते हैं, मन से चीज़ करते हैं, वो चीज़। तो यहाँ पे एटीट्यूड के अंदर कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, आपको किसी कोई चीज़ अच्छी लगती है, बुरी लगती है, वो दिल से बुरी लगती है, दिल से अच्छी लगती है, तो वो आती है अफेक्टिव डोमेन के अंदर। तो ये होगी बेंजामिन ब्लूम की थ्योरी। अब हम बात करें, देखिए फैक्टर अफेक्टिव टीचिंग के बारे में, यानी कि वो फैक्टर जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में बात करेंगे यहाँ पे, कि जिससे आपका सारा ही सारा जो भी क्वेश्चन है आपका वो कवर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं है, हुटिंग करते हैं, उनका दिमाग कहीं और होता है, तो वो चीज़ें आती हैं यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग के अंदर। तो यहाँ पे देखिए एक जो जिन्होंने डिफ़ाइन किया है इसको, वो है वेल्स जी। 1982 में उन्होंने इसे डिफ़ाइन किया था कि टीचिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें अफेक्ट होती हैं। यहाँ पे देखिए उन्होंने ये बताया कि जब भी मान लीजिए कि क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, कोई चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, या जो भी चीज़ें वो करते हैं, तो वो सारी ही चीज़ें टीचिंग के अंदर आती हैं। उनका काम क्या है? स्टूडेंट को इनकरेज करना। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टीचिंग को अफेक्ट कर देती हैं। उसके बाद वो क्या चीज़ अफेक्ट करती हैं, ये चीज़ें बताई गई हैं। जैसे देखिए फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, ऐसी चीज़ें जो जो चीज़ें जो टीचर्स को अफेक्ट करती हैं, यानी कि पहला बात तो टीचर का ही आ गया। अब टीचर कैसे अफेक्ट करेगा अपनी टीचिंग को, तो उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे टीचर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गया। मान लीजिए कि किसी क्लास में अगर टीचर पढ़ाते हैं तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की जाती है। जैसे आपको कॉलेज लेवल में पढ़ाना है तो आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अगर आपको स्कूल लेवल पे पढ़ाना है तो आपको टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। लेकिन इससे अगर नीचे लेवल पे चले जाएँ तो उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो गिर जाएगी। वो चीज़ इसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है टीचर को, यानी कि टीचर ही टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। उसकी क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद देखिए अगर टीचर डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाता तो वो भी इफेक्ट करेगी उसकी टीचर को। मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, है ना, तो क्लास में वो कैसे अपने टॉपिक को रखेंगे। क्लास में तभी शांति होगी ना, जब शांति होगी तभी वो टॉपिक को पढ़ाएंगे ना। बच्चे देखिए आराम से तभी सुनेंगे उनके टॉपिक को जब वो शांत होंगे। शोर में वो पढ़ाएंगे, बच्चों को समझ में आएगा नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, टीचर के अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, स्किल हो गया। ये चीज़ें जो है अगर एक टीचर के अंदर ना हो तो ये वो फैक्टर है जो टीचिंग को अफेक्ट करता है।
नेक्स्ट है हमारा फैक्टर फैक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर्स। अब देखिए टीचर के बाद लर्नर्स का पॉइंट है यहाँ पे कि वो फैक्टर लर्नर के जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। अब इसमें देखिए कौन से आते हैं, एप्टीट्यूड, यानी कि एप्टीट्यूड के अंदर देखिए वो चीज़ें आती हैं जब मान लीजिए टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया लेकिन फिर भी बच्चे का जो लेवल ऑफ लर्निंग है वो बहुत स्लो है। अगर स्लो होगा, उसे समझ कुछ नहीं आएगा, तो वो भी अफेक्ट करेगी टीचिंग को। उसके बाद देखिए बच्चे की प्रायर नॉलेज, मान लीजिए कि हम किसी बच्चे को कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, छोटे बच्चे को अगर आप कोई चीज़ गहराई से समझाएंगे तो उसके वो समझ नहीं आएगी, लेकिन वही चीज़ आप किसी बड़े बच्चों को गहराई से समझाएंगे उसे समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे छोटे बच्चों को वो चीज़ सिखाई जाती है जो उसे समझ में आए। जैसे मान लीजिए कि एक शॉर्ट में चीज़ समझा देना, वो चीज़। अब देखिए लर्नर्स को, मान लीजिए कि कोई भी लर्नर है, अगर उसे किसी चीज़ की प्रायर नॉलेज होती है, पहले से जानकारी होती है, तो वो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। पहली बात तो वो उस टॉपिक के रिगार्डिंग इंटरेस्ट लेता है, दूसरी बात उसकी नॉलेज में इजाफा हो जाता है, तो वो उस टॉपिक को जल्दी से सीख लेता है। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक नया है तो उसे सीखने में टाइम लगाएगा वो चीज़। दूसरी बात है लर्निंग स्टाइल की, इसके अंदर ही है लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल देखिए लर्नर्स का कैसा होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं, बहुत सारे बच्चे जल्दी नहीं सीख पाते, वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 तो होशियार नहीं हो सकते, उसमें 5 बच्चे नालायक भी होंगे, है ना, ये चीज़। तो नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर फैक्टिव टीचिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट मटेरियल। स्पोर्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर स्पोर्ट मटेरियल अच्छा नहीं होगा तो देखिए टीचर की जो टीचिंग है डेफिनेटली अफेक्ट होगी ही होगी। तो यहाँ पे देखिए स्पोर्ट मटेरियल में देखिए स्टडी मटेरियल की बात करें। अब देखिए स्टडी मटेरियल जो है, अगर बहुत ज़्यादा लंबा स्टडी मटेरियल, लेंदी मटेरियल होगा तो वो दिक्कत करेगा, क्योंकि देखिए जो चीज़ उनके काम की है ही नहीं स्टूडेंट के, वो उनको पढ़ा दी जाए तो इसका फ़ायदा क्या। मटेरियल इतना होना चाहिए कि ताकि उनका सिलेबस इस हिसाब से कवर हो कि बच्चों को कोई दिक्कत आए ना। मान लीजिए पहाड़ जितना सिलेबस है लेकिन बच्चे उसे कर ही नहीं पा रहे, बहुत सारे एक्स्ट्रा चैप्टर हैं, उसका फ़ायदा क्या, वो चीज़। दूसरी बात क्या है देखिए कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको समझाने के लिए विज़ुअल का होना ज़रूरी है। विज़ुअल का होना, जैसे प्रोजेक्टर का होना ज़रूरी है, वो ही ना हो तो वो चीज़ समझा नहीं पाएंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे, है ना, वो चीज़। उसके बाद देखिए उनका जो आजकल आपको पता है कि जैसे हमारी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो सारी ऑनलाइन हो चुकी है। अब देखिए मान लीजिए कि कोई, अगर आपको कोई टीचर पढ़ाते हैं, अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस करवाई जाए। ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपके कोर्स के रिगार्डिंग वो बात बनेगी नहीं, है ना, वो चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है स्पोर्ट मटेरियल में। नेक्स्ट है यहाँ पे फैक्टर फैक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे क्लासरूम आ गया, सेमिनार रूम आ गया, प्रोजेक्टर्स आ गया, वाइट बोर्ड आ गया। अब देखिए यहाँ पे कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, फॉर एग्जांपल आपको मैं बता के चलता हूँ, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है आपका, वो है आपका ऑनलाइन। अब देखिए आप किसी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे आप एग्ज़ाम देने बैठे, आपका मान लीजिए कंप्यूटर वहाँ पे हो ही ना, तो आप एग्ज़ाम कैसे देंगे। दूसरी बात, कंप्यूटर वहाँ पे हो लेकिन एकदम से इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, जनरेटर का इंतज़ाम ना हो, तो वो क्या होगा। अब देखिए मान लीजिए टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते क्या है, लाइट चली जाए, जनरेटर हो ही ना, तो टीचिंग वहाँ पे रुक जाएगी। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, जनरेटर होना चाहिए कि ताकि टीचिंग इफेक्ट ना हो। और इसके लिए देखिए क्लासरूम अच्छे लेवल के होने चाहिए, है ना, क्योंकि देखिए आजकल जो सारी चीज़ें हैं वो सारी डिजिटल हो चुकी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आज के हिसाब से क्लासरूम में वो सारी फैसिलिटी हो। वाइट बोर्ड हो तो वहाँ पे देखिए वाइट बोर्ड अच्छा होना चाहिए, है ना, वो चीज़ें होनी चाहिए सारी। प्रोजेक्टर होना चाहिए कि ताकि अगर आपको कोई चीज़ समझानी हो डायग्राम पे, वो आसानी से समझाई जा सके। अगर मान लीजिए यही चीज़ें हो ही ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी टीचिंग को। नेक्स्ट देखिए पॉइंट यहाँ पे, पांचवा पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्निंग एनवायरनमेंट। अब देखिए लर्निंग एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है।
जब तक देखिए सीरियस होकर स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं तब तक उन्हें समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए लर्नर सेंटर्ड इन्वायरमेंट है। बच्चे अगर कोई चीज़ को समझते हैं क्लास में, मान लीजिए टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब तक वो खुद ध्यान से सुनेंगे नहीं तो उनको समझ में आएगा नहीं। तो बच्चों की जो नॉलेज है, उनके बिलीव्स हैं, उनका एटीट्यूड है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसा होना चाहिए कि अगर बच्चों को समझ में ना आए तो वो जल्दी से टीचर से पूछ ले, उनसे डरे मत। और देखिए यहाँ पे जो नॉलेज है वो होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर, कि मान लीजिए कि टीचिंग के दौरान अगर टीचर कोई चीज़, कोई टॉपिक बच्चों को समझा रहे हैं, वो डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी। मान लीजिए कि बुक में कोई चीज़ उस टॉपिक के रिगार्डिंग अधूरी है तो टीचर को उसे खुद से इन्फॉर्मेशन देके पूरा करना चाहिए, कि ताकि उस टॉपिक की सारी कमियां पूरी हो जाए। सो लास्ट है 6 पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब देखिए इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है। पॉलिसी कैसी होती है कि मान लीजिए कि जो बुक में पढ़ाया गया है, मैं आपको अपना रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं किसी को ट्यूशन देता था बच्चों को, बहुत बड़ा स्कूल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। वहाँ पे क्या होता था कि जो बुक्स हैं, सीबीएसई बोर्ड की जो बुक्स होती थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमियाँ होती थी। जो चीज़ें गलत हैं टीचर को वहाँ पे हिदायत होती थी कि बुक्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है, कुछ भी अपने तरफ से ऐड नहीं करना। वहाँ पे देखिए इतनी सारी कमियाँ होती थी बुक्स के अंदर। जब मैंने वो बुक्स देखी उसमें बहुत सारे करेक्शन किए। जब मैंने इसके बारे में उन स्कूल्स के टीचर से बात की, वो कह रहे कि हमें हिदायत है, हमें इंस्ट्रक्शन है कि जो बुक में लिखा है वही पढ़ाना है, चाहे वो गलत हो सही हो। आप देखिए अगर जो हमारे, देखिए जो हमारे, मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 होते हैं, मौलिक अधिकार, लेकिन वो उस बुक्स के अंदर 10 लिखे हुए थे जो आज तक कभी बने ही नहीं है। अब देखिए बच्चों को अगर हम गलत शिक्षा दे दें, हमारा इंस्टीट्यूशन ऐसा हो, हम गलत शिक्षा दे दें, जो बुक के अंदर लिखा है वही सही है, हम अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते, उसका क्या फ़ायदा। बच्चे तो वही चीज़ सीखेंगे ना जो टीचर सिखाएंगे। बुक्स तो देखिए, बुक को प्रिंटिंग में गलती हो जाती है, सही करने का किसका काम है, टीचर्स का। सो देखिए यहाँ पे अगर पॉलिसी है कि टीचर्स को हिदायत दी जाए अगर कुछ बुक्स में गलती है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पे अपनी तरफ से उसके अंदर कुछ ऐड कर दें वो चीज़, तो उससे क्या है बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। तो इसमें देखिए जो इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिसी उसके अंदर टीचर्स की आ जाती है। जैसे टीचर्स को जो सैलरी है वो मैटर करती है ना, कितनी मिल रही है वो चीज़ें, और उनको क्या सुविधाएं दी जा रही है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट का इंटरेस्ट कैसा है, यानी कि ऐसी पॉलिसी बनाना जो स्टूडेंट के और टीचर के हित में हो। हिंदी में आपको बता रहा हूँ, हित में हो यानी कि उनके अकॉर्डिंग हो। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए जो ये सारी चीज़ों को सही करता है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो डेफिनेटली हमारी जो टीचिंग है वो अफेक्ट करेगी। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टीचिंग मॉडल्स का। अब टीचिंग मॉडल में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। टीचिंग मॉडल में देखिए मॉडल ऑफ टीचिंग कैन बी डिफाइंड as the depreciation of teaching and learning environment, including the behavior of teachers and students while the lesson is presented through that model. It helps student to acquire information, idea, skill, value, way of thinking and means of expressing themselves. अब देखिए टीचिंग मॉडल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि टीचर्स बच्चों को अगर क्लास में जो चीज़ पढ़ाते हैं बच्चे से सुनते हैं, तो मान लीजिए कि टीचर अगर बच्चों के हिसाब से पढ़ाएं कि बच्चों को समझ में आना चाहिए तो वो टीचिंग अच्छी हमेशा होगी, बच्चे नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो देखिए 2 टाइप की होती हैं, पहली है टीचर सेंटर्ड, दूसरी है लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि इसमें मेन रोल जो होता है वो टीचर का ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भी नॉलेज दी जाएगी वो टीचर अपनी मर्जी से देगा, चाहे बच्चों को आसान लगे मुश्किल लगे, टीचर का काम है यहाँ पे नॉलेज को देना। तो वो टीचर सेंटर मेथड होता है, टीचर अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं। दूसरी बात यहाँ पे देखिए लर्नर सेंटर्ड मेथड है कि यानी कि अगर मान लीजिए कि
कोई चीज़ मुश्किल है तो उसको आसान बना के समझाना, यानी कि यहाँ पे लर्नर को या स्टूडेंट को दिमाग में रख के पढ़ाया जाता है। जो भी सिलेबस है उनके हिसाब से सेट किया जाता है स्टूडेंट को दिमाग में रख के। यहाँ पे टीचर अपनी मर्जी नहीं करते, उनको ये होता है कि मुझे ऐसे पढ़ाना है कि ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो वो होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड, यानी कि ऐसा सिलेबस सेट करना, ऐसी चीज़ें बनाना कि जिसे बच्चे आसानी से समझ पाएँ। तो देखिए जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, उसमें आपको पता है बहुत समय समय पे देखिए सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। उनको लगा कि हाँ, ये अभी स्टूडेंट के हित में नहीं है, स्टूडेंट इसे कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने इसे चेंज किया। तो वो होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर में टीचर अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ना ही पड़ता है। लर्नर सेंटर्ड में टीचर बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स आर गिवन बिलो। अब देखिए दो तो मेन मॉडल हो गए, लेकिन उसके बाद देखिए 4 मॉडल भी हैं जो कि एक्स्ट्रा है, जिसे हम डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए पहला है सोशल इंटरेक्शन मॉडल। सोशल इंटरेक्शन मॉडल है टीचिंग मॉडल में। इसका मतलब क्या है? सोशल इंटरेक्शन मॉडल में देखिए जो स्टूडेंट हैं अपने देखिए ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है पहली बात। सोशल इंटरेक्शन में क्या हुआ कि जब स्टूडेंट जो अपने सोसाइटी में रहते हैं तो उसका उनके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अपनी सोसाइटी में जब रहते हैं, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर में, अपने भाई बहन से, अपने माता पिता से क्वेश्चन आंसर पूछते हैं चीज़ों के बारे में। अगर उनको कोई चीज़ नहीं पता, उसके बाद देखिए वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इससे क्या होगा? इससे देखिए उनके अंदर सोशल एक्टिविटी आ जाएगी। और देखिए बहुत सारे बच्चे हमेशा किससे सीखते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारी सोसाइटी में हम जैसे बच्चे कोई अच्छी मूवी देखते हैं जो उनके काम की हो, है ना? किसी फ्रीडम फाइटर के ऊपर मूवी आ गई, उनसे सीख लिया कि हाँ ऐसे ऐसे करके है। तो वो चीज़ें जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन वो चीज़ें जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं। किसी मान लीजिए अच्छे डॉक्टर से मिले, किसी अच्छे पुलिस वाले से मिले, बच्चे कहते हैं ना कि मैं इसके जैसा बनूंगा, तो वो उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो उसे बोलते हैं सोशल इंटरेक्टिव मॉडल। जब बच्चे अपने समाज से, अपने सोशल सोसाइटी से सीखते हैं, तो इसे सोशल इंटरेक्शन मॉडल में से स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच इसे कहा जाता है इसके अंदर। सो नेक्स्ट यहाँ पे है बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल। दूसरा पॉइंट, बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल में क्या है कि देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट है, अब बड़े होके देखिए वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक अच्छे सिटीजन, एक अच्छे नागरिक बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे बिहेवियर अल्टरिंग के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कि जो भी बच्चों का गोल है, जैसे आपका गोल है यूजीसी नेट क्वालिफाई करके टीचर बनना, किसी का गोल है पुलिस ऑफिसर बनना, किसी का गोल है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, मान लीजिए कि आपको यूजीसी नेट करके आपको टीचर बनना है, लेकिन आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपका मन किसी और चीज़ में लगता है, तो आपको ये चीज़ छोड़ के वो चीज़ करनी चाहिए। अब इसमें देखिए टीचर जब बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, वो उनके बिहेवियर में चेंज करते हैं। बिहेवियर चेंज देखिए दो तरह से है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अल्टरिंग का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आपको मैथ्स मुश्किल लगती है, रीजनिंग मुश्किल लगती है, तो टीचर का काम है उसे आसान बनाना। जब आसान बनाते हैं तो आप उसे आसानी से कर लेते हैं। वही चीज़ दूसरी तरफ आप नेगेटिव थिंकिंग लेके चलते हैं, आप कहते हैं कि हाँ मेरे को सब कुछ आता है, मैं तो कर ही लूँगा। उसे पॉजिटिव वे में लेके आना, उसे समझाना कि देखो कितना कंपटीशन टफ है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर ली है, आप कहते हैं कि हाँ मेरा तो पहली बार में हो जाएगा, लेकिन जब आपको टीचर सजेस्ट करे कि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखिए, फिर आपको पता चलेगा। जब आपने वो लगा के देखा, आपको पता चल गया कि हाँ यार इसमें तो बहुत सारी कमियां हैं, है ना? तो आपका क्या है, बिहेवियर जो पहले नेगेटिव था फिर बाद में पॉजिटिव हो गया। ये सारी चीज़ें सही होती है टीचिंग के द्वारा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का। अब देखिए जब भी टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी बात करता हूँ, अगर आपको मैं पेपर 1 पढ़ाने बैठा हूँ यूजीसी नेट का,
ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको एक ही बार में सारा पेपर 1 10 के 10 यूनिट पढ़ा दिए। मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि पहले आपको यूनिट 1 पढ़ाऊँगा, उसे पूरा नहीं पढ़ाऊँगा, उसे थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ाऊँगा कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आए। ऐसे ही देखिए क्लास में अगर टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, अगर वो एक ही बार में सारे चैप्टर को ख़त्म कर दें, तो बच्चों को समझ में आएगा नहीं। उनका फ़र्ज़ क्या है कि बच्चों को एक चैप्टर को 3 से 4 बार के बीच में थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ाना कि ताकि बच्चों को समझ में आए। तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोसेस होती है धीरे-धीरे। अगर आप किसी को एक ही चीज़ दे दोगे एक ही बार में, तो वो उसे कैच नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या है, जब टीचर को इन्फॉर्मेशन देनी होती है बच्चों को, वो धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी करके देते हैं कि ताकि बच्चे उसे अपने दिमाग में याद रख सकें और समय आने पे, टाइम आने पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब देखिए एक ही बार में आप पूरी बुक पढ़ लें पेपर 1 की, तो क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए थोड़ा-थोड़ा करके आप उसे समझेंगे हर एक टॉपिक को, तो आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल बेसिस मॉडल। अब देखिए पर्सनल बेसिस मॉडल कौन से होते हैं। यहाँ पे देखिए पर्सनल बेसिस मॉडल की बात करूँ, यहाँ पे सेल्फ एस्टीम आ जाएगा, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। यानी कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा देते हैं, 50 के 50 बच्चों को पढ़ा दिया। अब मैं अपनी वीडियो से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं सभी को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो इंडिया में हर एक बच्चा ये वीडियो देखेगा यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जल्दी समझेंगे, बहुत सारे बच्चे देर से समझेंगे। ये उनका पर्सनल बेसिस मॉडल है कि वो कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कई स्टूडेंट तो एक ही बार वीडियो को देख के समझ जाएंगे, कई बच्चे वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे कि ताकि वो हर एक चीज़ को समझे, आसानी से समझे। तो आता है पर्सनल बेसिस मॉडल। तो ये थे हमारे टीचिंग मॉडल। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में। मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग में कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो बच्चों को क्लास में समझाए जाते हैं। सो देखिए यहाँ पे टीचिंग मेथड इज ए सिस्टमैटिक वे इन विच ए टीचर यूज टू ट्रांसफ़र और रिसीव और शेयर इन्फॉर्मेशन। यानी कि देखिए टीचिंग मेथड क्या है, एक ऐसा मेथड है जब टीचर अपनी नॉलेज को या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद देखिए देर आर मैनी मेथड विच कैन बी यूज बाय टीचर डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, करिकुलम, लेवल ऑफ स्टूडेंट, पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट, डिमांड ऑफ सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जब टीचर अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो वो बच्चों के अंदर अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं। एक टीचर के अंदर जितनी नॉलेज होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन को ही शेयर करेंगे। किस में करेंगे? स्टूडेंट्स के अंदर। अब देखिए आपको जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ एग्जांपल दे के, मैं अपनी नॉलेज को आपके अंदर शेयर कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। किसके अकॉर्डिंग? आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आपके करिकुलम सिलेबस के रिगार्डिंग और आपके लेवल के रिगार्डिंग, वो चीज़ें। अब देखिए हमारे बहुत सारे ग्रेट टीचर्स हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फर्स्ट प्राइवेट टीचर इन हिस्ट्री। पहले प्राइवेट टीचर कौन थे हिस्ट्री में? वो थे कन्फ्यूशियस। उसके बाद देखिए फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन स्कूल। किंडरगार्टन स्कूल के फाउंडर कौन थे? फ्रेडरिक फ्रोबेल। ये सबकी फोटोज लगी हैं साथ में। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन किसे कहा जाता है? जॉन एमोस कम्युनिस्को। टीचर ऑफ फर्स्ट ग्रेजुएट डीफ ब्लाइंड पर्सन, एनी सुलिवन इनका नाम है। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर इन इंडिया। देखिए क्वेश्चन बन के आ गया है कि 5 सितंबर को इंडिया में किनका एज ए टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उसके बाद देखिए फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ फर्स्ट वुमेन स्कूल इन इंडिया, सावित्री बाई फुले। तो ये सम ग्रेट टीचर है हमारी हिस्ट्री के, जो आपको मैंने बताए हैं, इसको आपको याद रखना है। सो देखिए नेक्स्ट है टाइप ऑफ टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड हमने किया हुआ है, अब इसके हम टाइप करेंगे। टाइप में देखिए वही है कि टीचर सेंटर्ड मेथड है, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। टीचर सेंटर्ड मेथड में देखिए टीचर अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में वो बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाते हैं कि बच्चों को कैसे जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए द इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड, जो इसके अलावा जो मेथड है वैसे 2 होते हैं, टीचिंग और टीचर और स्टूडेंट सेंटर मेथड। लेकिन इनके अलावा ये बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो कि बच्चों को सिखाए जाते हैं। पहला है लेक्चर मेथड, जो कि
आम मेथड है हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, जिसमें एक टीचर लेक्चर देते हैं, उस टॉपिक को बारीकी से समझाते हैं। दूसरा है डिस्कशन मेथड। जब टीचर क्लास में आए, उन्होंने एक टॉपिक दे दिया, बच्चे उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, आपस में भी डिस्कशन करेंगे और टीचर्स के साथ भी डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए टीचर ने कोई क्वेश्चन दे दिया कि बताइए, ये टॉपिक दे दिया, बताइए इसका आंसर क्या है, तो आपस में डिस्कस करते हैं ना सभी, वो चीज़, ये भी सीखने का पार्ट है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या है कि टीचर डेमो दे के बताते हैं। जैसे साइंस के स्टूडेंट होते हैं, उनको कोई चीज़ सिखाई जाती है, उनको लैब में लेके जाया जाता है ना, तो जैसे कहते हैं कि इंसान के शरीर के अंदर 206 हड्डियां हैं, ये ब्रेन है, ये वो है, वो लैब के अंदर लेके जाया जाता है, स्केलेटन दिखाया जाता है। उसके अलावा उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो उनको पढ़ाई जाती है, उसके रिगार्डिंग वो चीज़ दिखाई जाती हैं, तो वो डेमो हो गया। रोल प्ले मेथड देखिए, रोल प्ले मेथड क्या हो गया कि जब क्लास में आप देखेंगे कि कोई जब टॉपिक होता है, उसके अंदर बहुत सारे करैक्टर्स होते हैं, टीचर क्या करते हैं कि हर एक करैक्टर के लिए हर एक स्टूडेंट को खड़ा कर देते हैं कि आप ये करैक्टर जब आएगा तब आप बोलना। तब जब बच्चे देखिए बुक्स को पढ़ते हैं, लेसन को पढ़ते हैं, जब उनकी बारी आती है ना, तो वो अपने अपने करैक्टर को बोलते हैं, तो वो हो गया रोल प्ले मेथड। दूसरी बात क्या है कि कोई जैसे हिस्ट्री का अगर कोई करैक्टर है, फेमस करैक्टर, उसके अंदर कोई जैसे होते हैं ना, एक कोई जैसे ग्रुप, जैसे कोई फंक्शन होता है, उसके अंदर उसका रोल प्ले करते हैं, किसी फ्रीडम फाइटर का हो गया या किसी किंग का हो गया, तो रोल प्ले करते हैं, उसके अंदर वो सीखते हैं, वो चीज़ आ गई रोल प्ले मेथड की। केस स्टडी मेथड आ गया कि कोई चीज़ अगर मान लीजिए किसी को समझानी है, तो वो केस स्टडी दे देते हैं, एक टीचर एक टॉपिक दे देते हैं कि बताइए कि ये चीज़ ऐसी थी, ऐसी क्यों हो गई, तो उसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं, वो आ गया केस स्टडी। ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड। ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड क्या है, जब बच्चों को नॉलेज दी जाती है और बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब बच्चों को कोई चीज़ दी जाती है सॉल्व करने के लिए, तो बच्चे अपना दिमाग का इस्तेमाल करके उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, उसे बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड, यानी कि दिमाग के ऊपर जोर देके चीज़ को समझना। असाइनमेंट मेथड है, देखिए असाइनमेंट्स दी जाती हैं घर पे बनाने के लिए, टॉपिक्स दिए जाते हैं, हाँ इस पे ये चीज़ लेके आइए, तो वो बच्चे बना के लेके आते हैं। ओपन लर्निंग मेथड। ओपन लर्निंग मेथड में देखिए कि बच्चे किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं। मान लीजिए कि बुक में, जैसे मान लीजिए टीचर ने कोई टॉपिक दे दिया, डीमोनेटाइजेशन के ऊपर टॉपिक दे दिया, तो बोला कि हाँ इसके ऊपर लिख के आइए, तो बच्चे क्या करेंगे, बुक से हो गया, इंटरनेट से होगा, कहीं से भी उसको टॉपिक को पूरा करके लिख के लेके आएंगे, तो वो उसे बोलते हैं ओपन लर्निंग मेथड। यानी कि जब टीचर स्टूडेंट को कह देते कि आपको ये टॉपिक करना है, कहीं से भी इसको बढ़िया सा बना के लेके आइए। प्रोजेक्ट मेथड हो गया कि कोई प्रोजेक्ट देना, किसी स्टूडेंट, जैसे क्लास में टीचर है, स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट देते हैं कि आप ये चीज़ को करके आइए, आपको ये प्रोजेक्ट दिया गया है, आपको इसे पूरा करना है। किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर वो उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिए जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सारी फाइल उनकी तैयार की जाती है। सेमिनार मेथड होता है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेमिनार होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, 200 बच्चे, 500 बच्चे, 700 बच्चे, 1000 बच्चे, है ना, सेमिनार अटेंड करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टीचर वहाँ पे आके अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे बैठ के सीखते हैं। वो है सेमिनार मेथड, जब टीचर बच्चों को बहुत बड़े लेवल पे सिखाते हैं। सो नेक्स्ट देखिए स्वयं। स्वयं देखिए क्या है, ये ऑनलाइन वेब पोर्टल है जिसके अकॉर्डिंग आप कोई भी कोर्स फ्री में कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको फ्री में कोर्स करवाती है। स्वयं के देखिए यहाँ पे लोगो क्या है, शिक्षित भारत उन्नत भारत, इसका ये मोटो है। इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। एग्जाम में देखिए इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो स्वयं है क्या, देखिए स्वयं को जो हमारे स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी, जो इंडिया के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, 9 जुलाई 2017 को उन्होंने इसे लॉन्च किया था। एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है जो कि बिल्कुल फ्री है। इसे MHRD यानी कि मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इसे बनाया है। किसकी हेल्प से, माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से।
अब देखिए MHRD का नाम बदल के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हो चुका है, लेकिन आपको MHRD पे ही टिक करना है जब इसका क्वेश्चन आपको बनेगा, क्योंकि जब स्वयं बना था 2017 में तब MHRD ही था। फीचर्स क्या है देखिए, यहाँ पे आपको देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी पोर्टल दिया जाता है और साथ में आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज फ्री है। इनकी कहने का मतलब क्या है, ये एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आपको सारे कोर्सेज फ्री में मिलते हैं। यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हैं। उसके बाद देखिए अगर आप मान लीजिए कोई भी कोर्स कर लेते हैं, फ्री में कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको कुछ भी फीस पे करनी होती है। उसके बाद फिर आप उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन आपको कोर्स का कोई भी फ़ी नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट का जो भी 150 रुपये होगा अब आपको देना होगा जो भी। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लेते, ओनली कोर्स करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल फ्री है। कोर्स किससे रिलेटेड है? कोर्स रिलेटेड है यहाँ पे इंजीनियरिंग से, साइंस से, ह्यूमैनिटी से, लैंग्वेज से, कॉमर्स से, मैनेजमेंट से, लाइब्रेरी से, एजुकेशन से। यहाँ पे देखें 4 तरीके हैं। वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे फ्री में, स्टडी मटेरियल फ्री में। स्टडी मटेरियल को आप देखिए प्रिंट कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद, या अपने कंप्यूटर लैपटॉप में रख के पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं इजीली, कि जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। इसका यूज़ कैसे करना है, आपको www.swayam.gov.in पे जाना है, या मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अपना नाम रजिस्टर करना है, अदर डिटेल फिल करनी है। इसके बाद आप स्वयं पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है स्वयं प्रभा। स्वयं के जैसे ही देखिए स्वयं प्रभा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सेम वैसा ही है जैसा स्वयं था, तो ये भी फ्री ऑनलाइन पोर्टल है। अब देखिए स्वयं प्रभा जो है ये ग्रुप है 34 DTH चैनल का। देखिए बहुत सारी बुक्स हैं, वहाँ पे 32 लिखा है जो कि गलत है। अगर आप अपनी बुक से 32 पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आपका डेफिनेटली क्वेश्चन गलत होगा। सही क्या है? 34, जो कि सही है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बताइए स्वयं प्रभा में कितने चैनल हैं, तो वो है 34। अगर आपकी बुक में 32 लिखा है तो वो ओल्ड बुक है, वो गलत है। तो 34 सही है। मान लीजिए आपके घर में डिश लगी है, केबल टीवी लगी है, उसके अंदर देखिए इसके स्वयं प्रभा के चैनल दिखाए जाएंगे, जिसके जरिए आप टीवी के अंदर से ही अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो बहुत सारी हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पे दी जाती है, जो कि G15 सैटेलाइट के प्रयोग से होती है। अब देखिए 24/7 जब भी आप स्वयं प्रभा का चैनल चलाएंगे ना, आपको वहाँ पे हमेशा टीचर पढ़ाते दिखेंगे। यहाँ पे आपको हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। यहाँ पे देखिए एवरीडे आपकी 4 घंटे की क्लास होती है, जिसे 5 बार रिपीट किया जाता है दिन में। बहुत सारे स्टूडेंट देखिए ओनली स्टडी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते भी हैं और साथ में जॉब भी करते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया, 4-4 घंटे का लेक्चर बनाया है, जो कि 5 बार रिपीट होता है, कि ताकि आप उसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकें। सो चैनल देखिए अप लिंक है, जुड़ा हुआ है किसके साथ? बिसाक के साथ। बिसाक मतलब भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि गांधीनगर गुजरात में है। सो बनाया इन्होंने है, लेकिन जुड़ा इससे है। तो देखिए कंटेंट यहाँ पे कौन प्रोवाइड करवाता है? NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड NIOS। तभी तो कहते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे आपको दी जाती है। NPTEL मतलब इनकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखिए देखिए, नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग। IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। CEC मतलब कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। IGNOU मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और साथ में NCERT मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। सो देखिए द इनफ्लिप नेट मतलब इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, ये इस वेब पोर्टल को मेंटेन करता है। इनफ्लिप नेट क्वेश्चन आ जाए कि बताइए स्वयं प्रभा को मेंटेन कौन करता है, वो है इनफ्लिप नेट, या इनफ्लिप नेट की फुल फॉर्म आ जाए तो ये है। तो देखिए DTH चैनल क्या क्या चीज़ें कवर करती है? हायर एजुकेशन कवर करती हैं। अगर आपके जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन के या अंडर ग्रेजुएशन के जो भी कोर्स हैं, वो सारे यहाँ पे कवर होंगे। जैसे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, परफॉर्मिंग आर्ट है, सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, लॉ है, मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है, वो चीज़ें। यानी कि वो चीज़ें देखिए, ऑल कोर्सेज वुड बी सर्टिफिकेशन रेडी इन देयर डिटेल ऑफरिंग थ्रू स्वयं द पोर्टल बीइंग डेवलपिंग
फॉर ऑफरिंग मूक कोर्सेज। अब देखिए स्वयं भी और मूक भी और स्वयं प्रभा भी, इसके अंदर आप कहीं भी एडमिशन लेके कोई भी कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हायर एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्स आ गया। उसके बाद देखिए स्कूल एजुकेशन में देखिए 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक के आप कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए करिकुलम बेस्ड कोर्स है, यानी कि अगर आप मान लीजिए इंडिया में रहते हैं या इंडिया के बाहर रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया से हैं लेकिन आप बाहर की कंट्री में रहते हैं, तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। सो असिस्ट स्टूडेंट्स क्लास 11-12। अब देखिए जो क्लास 11-12 के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं, ये उसमें भी आप इसमें परचेज कर सकते हैं। मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, कोई भी मीडियम चूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर देखिए मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। देखिए स्वयं प्रभा है, स्वयं है, मूक है, ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज है। तो आप इसमें कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं, चाहे स्वयं में, चाहे स्वयं प्रभा में, मूक में, तो आप आसानी से कोर्स को कर सकते हैं। तीनों एक ही चीज़ है। सो इसकी फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। यहाँ पे देखिए फ्री ऑनलाइन कोर्सेज करवाए जाते हैं जो कि अफोर्डेबल भी है, फ्लेक्सिबल भी है। देखिए फ्री कोर्स है यहाँ पे, तो आप कोई भी कोर्स फ्री में कर सकते हैं। मूक की हिस्ट्री की बात करें, देखिए ये जो मूक की जो टर्म है ये 2008 में डेव कॉर्मियर ने दी थी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से हैं। इन रिस्पॉन्स टू ए कोर्स कॉल्ड कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज। तो देखिए पहले इसे कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज कहा जाता था, तो इसे CCK08 भी कहा जाता था। 2012 के बाद इसका नाम मूक पड़ गया। तो देखिए न्यूयॉर्क टाइम ने इसका नाम मूक डाल दिया। उडासिटी, EDX, कोर्सेरा इसके साथ रिलेट करते हैं, पहली बार इनके साथ जुड़े थे। मूक डिफरेंट फ्रॉम अदर। देखिए मूक डिफरेंट कैसे है अदर से, बाकी से अलग कैसे है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन फ्री कोर्स होता है, आप कोई भी कोर्स किसी भी टाइम कर सकते हैं। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें आप थोड़ी सी फीस आपको पे करनी है सर्टिफिकेट के लिए, अदरवाइज कोर्स फ्री है। ग्रेडिंग फॉर्म में आपका रिजल्ट आएगा, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड ऐसे करके। फीचर्स क्या देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, रीडिंग मटेरियल बुक्स मिलेंगी, क्विज होगा, फॉर्म्स होगा, सेक्शनल टेस्ट होगा, फाइनल एग्जामिनेशन होगा। और आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना है। सबसे पहले मूक के ऊपर जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, कोर्स सेलेक्ट करना है, एनरोल करना है, अपना डे टाइम शेड्यूल वहाँ पे फिल करना है, और आप इसे कंप्यूटर लैपटॉप से देख सकते हैं। तो इसके देखिए 3 बेसिक स्टेप हैं, 3 बेसिक स्टेप्स आर देयर। सो ऑडिट कोर्सेज, सो आप जो कोर्सेज देख सकते हैं, यू कैन ऑडिट ए कोर्स ए लर्न फ्रॉम योर ओन बेनिफिट। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे कोर्स चूज़ कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हैं, यानी कि देखिए ऑडिट कोर्सेज में वो कोर्सेज आते हैं जो आपके बेनिफिट के लिए हों। सर्टिफिकेट कोर्सेज में वो कोर्सेज आते हैं जिसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। स्पेशलाइजेशन के बाद देखिए वो कोर्स है जो जिसके अंदर स्टूडेंट स्पेशल सर्टिफिकेट को प्राप्त करते हैं या उनको स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाता है। मूक के प्रोवाइडर कौन है, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे उडासिटी, EDX, कोर्सेरा जो कि 2012 से जुड़े हैं। इंडिया में देखिए स्वयं और NPTEL है, स्वयं से जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन आया बताइए उडासिटी, EDX ये स्वयं के साथ इंडिया से है या इंटरनेशनल लेवल पे है। ठीक है, स्वयं का आपको मैंने बता ही दिया कि फुल फॉर्म क्या है। NPTEL की फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। तो देखिए पोजीशन यहाँ पे इंडिया की नंबर 2 पे है मूक में, और USA की नंबर 1 पे है। USA है नंबर 1 19% पे, और जो इंडिया है 12% पे, नंबर 2 पे। मेरा भारत महान नंबर 2 पे होने के बावजूद भी मैंने इसे ऊपर ही रखा है इसलिए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसे हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो को देखिए, लिखते जाइए, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो अगले लेक्चर में हम बाकी चीज़ें कवर कर लेंगे, थोड़ी सी चीज़ रह गई है उसे हम जल्दी से कवर करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।